ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले डेफिनेशन है नर्सिंग प्रोसेस की कि नर्सिंग प्रोसेस इज अ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस that professional nurses use to apply the best available evidence to caregiving and promoting human functions and responses to health and illness. And this definition is given by American Nurses Association in 2010। ठीक है, तो हमारा इस डेफिनेशन में इन्होंने ये बोला है कि नर्सिंग प्रोसेस एक तरीके का क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है नर्सिंग प्रोफेशनल में, जिसमें जो नर्सेज है वो अपनी नॉलेज का बेस्ट यूज करती हैं ताकि वो अच्छे से अपने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से केयर दे पाए, और जो भी ह्यूमन उसका जो बॉडी का जो फंक्शंस है और जो केयर वो दे रही है उसको, वो उसके हेल्थ और इलनेस पे वो रिस्पॉन्स करे। फिर है नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू क्लाइंट्स। तो नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमैटिक वे है, मतलब ये एक पूरा जैसे एक साइकिल होती है, स्टेप्स बाय स्टेप है ना। तो एक एक वैसा ही नर्सिंग प्रोसेस है कि पहले हम लोग असेसमेंट करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो वैसे ही सिस्टमैटिक वे से ही हम क्लाइंट को अपनी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड है द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। तो ये हमारा सिस्टमैटिक मेथड है, जिसे मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर। मतलब हर इंडिविजुअल को हम उसकी जो जो उसकी खुद की नीड है उस हिसाब से उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। अब हमारा पर्पसेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है, पहला टू आइडेंटिफाई अ हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और नीड्स। पहला हमारा ये पर्पस है कि हम क्लाइंट का, हमारा जो पेशेंट है उसका हेल्थ स्टेटस आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हेल्थी है या अनहेल्दी है, ठीक है, या रिस्क पे है। तो हम पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे, एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और नीड, और एक्चुअल उसको क्या नीड अभी चाहिए और पोटेंशियली क्या नीड चाहिए हो सकती है बाद में। ठीक है, तो ये सब हमारा मेन गोल है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने का। उसके बाद सेकेंड है टू टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स। हम पेशेंट के अकॉर्डिंग और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्लान्स बनाते हैं। ठीक है, और वो प्लान्स हम पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज बनाते हैं कि पेशेंट को क्या नीड है वो आइडेंटिफाई करके फिर उसको इंडिविजुअलाइज बेसिस पे ऐसे प्लान्स हम बनाते हैं नर्सिंग प्रोसेस में। थर्ड है टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड्स। सेम सेकंड पॉइंट की तरह फिर हम उन नीड्स को मीट करने के लिए पेशेंट को वो प्रॉपर तरीके से मिले, उस हिसाब से हम लोग नर्सिंग स्पेसिफिकली नर्सिंग इंटरवेंशन बनाते हैं। अब है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स है नर्सिंग प्रोसेस के। सबसे पहला है हमारा असेसमेंट। असेसमेंट में हम डेटा कलेक्शन करते हैं कि पेशेंट से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव मतलब पेशेंट हमें खुद से बोलेगा, जैसे हम पेशेंट के पास जाएंगे, पेशेंट हमें खुद से बोल रहा है कि सिस्टर मुझे यहाँ दर्द है, ठीक है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे वॉमिटिंग हो रहा है। तो ये है हमारा सब्जेक्टिव, पेशेंट ने वर्बलाइज करके बोला खुद से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब पेशेंट ने कुछ नहीं बोला, हमने ऑब्जर्व किया। जैसे हमने पेशेंट का बीपी चेक किया तो हमने देखा बीपी बहुत ज्यादा है या कम है, तो मतलब ये ऑब्जर्व किया, पेशेंट को नहीं पता, हमने खुद से ऑब्जर्व किया। ठीक है, पेशेंट का कहीं स्वेलिंग है तो देखा कि स्वेलिंग है, कहीं टेंडरनेस है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है ऑब्जेक्टिव। तो ये भी हमारा असेसमेंट के अंदर ही आएगा। नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर पेशेंट का हमें नीड को असेस करके हमें नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना होता है। प्लानिंग, फिर उस नर्सिंग डायग्नोसिस के हिसाब से हम लोग प्लान ऑफ केयर बनाते हैं। ठीक है, कि क्या क्या हमें पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। फिर इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या क्या जो हमने प्लानिंग ऑफ केयर बनाई है उसमें क्या क्या चीजें हम पेशेंट को दे रहे हैं। और लास्ट में इवेल्युएशन, जो हमने कुछ करा पेशेंट के लिए इवेल्युएट कर रहे हैं कि हमने जो किया, पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड करी, क्या वो इफेक्टिव थी या फिर हमें और कुछ करना है जिससे वो और, मतलब उसमें कुछ चीज हमें इम्प्रूव करनी है। ठीक है, ये सब चीज हमारा इवेल्युएशन बताता है। फिर है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस एक साइक्लिक है। साइक्लिक जैसे कि पहले असेसमेंट होगा, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगा, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर इवेल्युएशन। तो एक तरीके का साइक्लिक प्रोसेस है। डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर मतलब हमेशा चलते ही रहता है, कभी रुकेगा नहीं। क्लाइंट सेंटर्डनेस, क्लाइंट
सेंटर्डनेस मतलब सिर्फ क्लाइंट पे बेस्ड होता है, हर क्लाइंट का अलग अलग नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, इसमें हम लोग फोकस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे, ठीक है, कि जो प्रॉब्लम है पेशेंट की हमें उसको सॉल्व करनी है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, हमें प्रॉपर एप्रोप्रिएट तरीके का डिसीजन बनाना है। इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल, ठीक है, और जो भी हम कुछ करेंगे वो इंटरपर्सनली और कोलैबोरेटिव मिलकर सब करेंगे, मतलब सिर्फ ये नर्सेज अकेले ही नहीं कर पाएंगी, डॉक्टर्स भी, हेल्थ केयर टीम आएगा पूरा, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब मिलकर कोलैबोरेटिव स्टाइल में पेशेंट को हेल्थ को और इम्प्रूव करेंगे। यूनिवर्सल यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब यूनिवर्सल हर जगह ये चीज अप्लाई होगा। यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग, ठीक है, इसमें हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो स्किल है उसको यूज करेंगे और क्लिनिकल रीजनिंग वाला स्किल को हम लोग यूज करेंगे। फिर ये नर्सिंग प्रोसेस देखो, एक साइक्लिक फॉर्म, पहले असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट वन इज इवेल्युएशन। तो अब मैं बताऊंगी आप लोग को असेसमेंट। असेसमेंट का डेफिनेशन है, असेसमेंट इज अ सिस्टमिक एंड कंटिन्यूअस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा। तो असेसमेंट हमारा एक सिस्टमिक और कंटिन्यूअस कलेक्शन है, मतलब सिस्टमिक वाइज हम पेशेंट से पूछते हैं, कंटिन्यूअस कलेक्शन मतलब कहीं पे भी हम रुकते नहीं है, पूरा टॉप टू बॉटम हर सिस्टम के हिसाब से पेशेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा। वैलिडेशन, ठीक है, प्रॉपर पेशेंट हमें बताएगा तो खुद से वो वैलिडिफाई होकर हमारे पास आएगा। एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन, और उसको हम फिर लिख देंगे कहीं पर, डॉक्यूमेंट कर देंगे जो हमने पेशेंट से डेटा मिला होगा। इसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ असेसमेंट, देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है, हमारे पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट है। पहला है इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, फिर हमारे पास है प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट और टाइम लैप्स रीअसेसमेंट। तो इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट क्या है। तो हमारा इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट में परफॉर्म विद इन स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर एडमिशन, तो जब हमारा पेशेंट एडमिशन के बाद सबसे पहली बार हमारे पास आएगा तो उस टाइम पे हम जो असेसमेंट करेंगे उसको बोलते हैं इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट। देखो नाम से खुद ही पता चल रहा है, इनिशियल, फर्स्ट नंबर मतलब सबसे पहले, ठीक है। तो स्टेब्लिश अ कंप्लीट डेटाबेस फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ताकि हमें जो प्रॉपर डेटाबेस मिल जाए पेशेंट का, ठीक है, प्रॉपर डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाए, इसीलिए हम लोग इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट करते हैं। सेकेंड वन इज प्रॉब्लम फोकस रीअसेसमेंट। प्रॉब्लम फोकस रीअसेसमेंट में क्या है कि टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इन द अर्लियर रीअसेसमेंट। तो हमने जो टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ मतलब जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम हमने पहले स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो हमने पहले आइडेंटिफाई करी थी, अब उसका हम दोबारा से रीअसेसमेंट कर रहे हैं। वो रीअसेसमेंट हम इसलिए कर रहे हैं ये देखने के लिए कि जो हमने प्रॉब्लम पहले जो आया था, आई थी हमारे सामने, उसके हिसाब से जो नर्सिंग केयर प्लान बनाया और जो सब चीज हमने उसको प्रोवाइड करी, तो वापस से हम प्रॉब्लम फोकस में देखेंगे कि उस प्रॉब्लम को दोबारा से फोकस करेंगे देखने के लिए कि वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुई है कि नहीं हुई, या फिर उसका स्टेटस अब इम्प्रूव हुआ है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आर्ली चेकिंग ऑफ वाइटल साइंस ऑफ फीवर पेशेंट, जैसे कि फीवर पेशेंट का हम हर एक एक घंटे में फीवर चेक कर रहे हैं देखने के लिए, ताकि हमारा जो वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। थर्ड है हमारा इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट में ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन टू आइडेंटिफाइंग एनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन जब इमरजेंसी में हमारा पेशेंट आया हमारे पास, ठीक है, कैजुअलिटी में हमारा पेशेंट आया, तो उस टाइम पे हम पेशेंट की सिचुएशन को आइडेंटिफाई करेंगे, असेसमेंट करेंगे पेशेंट का, और कुछ अगर उसका लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इमरजेंसी असेसमेंट में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रैपिड असेसमेंट ऑफ अ चाइल्ड एयरवे, ठीक है, अगर कोई पेशेंट बच्चा हमारा इमरजेंसी में आया तो हम उसको फटाफट से उसका एयरवे चेक करेंगे, ब्रीदिंग स्टेटस चेक करेंगे, सर्कुलेशन ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। और अगर कोई कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक वाला पेशेंट आया तो सबसे पहले हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन असेसमेंट है कि हमें उसका पहला सर्कुलेशन असेस करना है, ठीक है। तो ये हमारा इमरजेंसी असेसमेंट में आएगा। फिर है टाइम लैप्स रीअसेसमेंट, सेवरल मंथ आफ्टर इनिशियल असेसमेंट। टाइम लैप्स रीअसेसमेंट, देखो नाम से बता रहे हैं टाइम लैप्स मतलब थोड़े समय के बाद जो रीअसेसमेंट करते हैं, मतलब
सेवरल मंथ्स आफ्टर इनिशियल असेसमेंट के थोड़े महीनों बाद जो हमने दोबारा से असेसमेंट किया, तो उसको हम टाइम लैप्स रीअसेसमेंट में रखेंगे टू कंपेयर द क्लाइंट करंट हेल्थ स्टेटस विद द डेटा प्रीवियसली ऑब्टेन। तो इसमें हम क्या करेंगे, करंट स्टेटस, अभी पेशेंट का हेल्थ स्टेटस क्या है, उसको हम जो प्रीवियसली ऑब्टेन डेटा था, पहले जो हमारे पास हेल्थ स्टेटस का डेटा था, उससे कंपेयर करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कौन सा पेशेंट, मतलब पेशेंट का स्टेटस अब हेल्दी हुआ है या नहीं हुआ, कि और खराब हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे टाइम लैप्स रीअसेसमेंट में आएगा। फिर है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में डेटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। डेटा कलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं अबाउट अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। ठीक है, वो जो हम इंफॉर्मेशन क्लाइंट से इकट्ठा करेंगे वो किसके रिगार्डिंग होगा, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस के रिगार्डिंग। इट इंक्लूड द हेल्थ हिस्ट्री, और इसमें हमारा क्या क्या आएगा, हेल्थ हिस्ट्री आएगा पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन आएगा, रिजल्ट्स ऑफ लैब एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, पेशेंट का ब्लड टेस्ट जितना भी होगा, ईसीजी, कुछ भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ है, तो वो सब भी हमारा डेटा कलेक्शन में आएगा। एंड मटेरियल कंट्रीब्यूटेड बाय द हेल्थ पर्सनल। ठीक है, और मटेरियल जो हेल्थ पर्सनल अलग अलग लोग कुछ अगर हमको डेटा पेशेंट के बारे में दे रहे हैं, कुछ जानकारी दे रहे हैं, तो वो हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा में आएगा। अब आएगा हमारा टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा टोटल हमारे 2 टाइप्स के डेटा होते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्टिव डेटा, और फिर सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव डेटा। तो हमारा सब्जेक्टिव डेटा में क्या बोलते हैं, ऑल्सो रेफर्ड एज symptoms or convert data are clear only to person affected and can be described only by that person। ठीक है, तो सब्जेक्टिव डेटा सिर्फ और सिर्फ हमारा पेशेंट ही बता सकता है, जैसा वो महसूस कर रहा है, जिसकी प्रॉब्लम से वो अफेक्टेड है। ठीक है, तो वो हमारा सब्जेक्टिव डेटा में आएगा। जैसे इचिंग, पेशेंट को कहीं इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, कहीं पेन हो रहा है, उसकी फीलिंग है अंदर की, वो वरी है, उसको किसी चीज का एंजाइटी है, स्ट्रेस है। ठीक है, तो वो हमें बाहर से देखने से नहीं पता चलेगा, तो ये सब हमारा सब्जेक्टिव डेटा में आएगा। पेशेंट खुद हमें अपने मुंह से बताएगा कि मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, फिर सेकंड वन है ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा आर आल्सो रेफर टू ए साइन or overt data are detectable by an observer or can be measured by the tested against or accepted standard। ये तो ऑब्जेक्टिव डेटा ये है कि हम लोगों ने ऐसा डेटा जो हमने कलेक्ट करा है वो पेशेंट का हमने मेजर करके करा है, मतलब खुद से, पेशेंट ने नहीं बोला, हमने बाहर से ऑब्जर्व करा है। मतलब चाहे हम उसको मेजर करें, जैसे बीपी को मेजर कर रहे हैं, टेस्ट करा हमने, कोई लैब टेस्ट किया और उससे हमने देखा कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, ऑब्जर्व किया हमने। ठीक है, दे कैन बी सीन, इसको हम देख सकते हैं, हर्ड सुन सकते हैं, फेल्ट महसूस कर सकते हैं, और स्मेल स्मेल कर सकते हैं। एंड दे आर ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन। और हम कैसे ऑब्टेन होगा, कैसे हमें मिलेगा, बाय ऑब्जर्वेशन, कि अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन के बेस बेस पे ही हमको डेटा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डिसकलरेशन ऑफ स्किन, जैसे पेशेंट को कहीं पे स्किन डिसकलरेशन है, कहीं ब्लूइश डिसकलरेशन है, वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा में आएगा। और अब ब्लड प्रेशर रीडिंग इज ऑब्जेक्टिव डेटा, और जैसे कि आप ब्लड प्रेशर रीड कर रहे हैं पेशेंट का, तो वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा में आएगा। अब है सोर्सेज ऑफ डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में होता है कि पेशेंट खुद से हमको बोलेगा कि मुझे ये, खुद से हमें अपने बारे में बताएगा, तो वो हमारा प्राइमरी है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन बोलता है कि प्राइमरी इट इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डायरेक्टली हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा पेशेंट है। द क्लाइंट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। सेकेंडरी में है इट इज अ इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब कि जो भी हमें पेशेंट के रिगार्डिंग में जो भी डेटा मिलेगा, वो तो या तो हमें फैमिली मेंबर से मिलेगा, या हेल्थ प्रोफेशनल से मिलेगा, रिकॉर्ड से मिल रहा है, लैब से मिल रहा है, डायग्नोस्टिक रिजल्ट से मिल रहा है। ठीक है, मतलब पेशेंट ने नहीं बताया, पेशेंट के अलावा जहां से भी हमको डेटा मिलेगा वो हमारा सेकेंडरी में होगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ पेशेंट से मिलेगा तो वो हमारा प्राइमरी में होगा। अब है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब हमारे मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में हमारे मेनली ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब आपने जब गैदर किया डेटा, वो अपनी सेंसेस यूज करके करा, मतलब ऑब्जर्व करके करा, जैसे विजन देख के, स्मेल करके, सुन के। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन में आएगा।
अब इंटरव्यू, इंटरव्यू मतलब एन इंटरव्यू इज अ प्लान कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन विद द पर्पस, ठीक है। इंटरव्यू में क्या है, प्लान कम्युनिकेशन है, प्लानिंग के साथ आप चल रहे हो पेशेंट का इंटरव्यू लेने की, मैं इससे ये पूछूंगा, ये सब चीजें करके, ठीक है। तो ये हमारा इंटरव्यू में आ गया, उसके पीछे आपका पर्पस है। फिर देयर आर टू अप्रोचेस टू इंटरव्यू, और हमारे पास इंटरव्यू की दो अप्रोचेस है मेनली। डेटा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन टू टाइप्स का है, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू। अब इंटरव्यू भी आगे जाके डिवाइड हो रहा है दो तरीके में, सबसे पहले डायरेक्टिव एंड अदर वन इज नॉन डायरेक्टिव। डायरेक्टिव में है द डायरेक्टिव इंटरव्यू इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन एंड द नर्स कंट्रोल द इंटरव्यू, ठीक है। तो डायरेक्टली मतलब कि मैं डायरेक्टली पेशेंट के पास जाके बस क्वेश्चन पूछती, ठीक है। मैंने पहले से ही अपने क्वेश्चंस बना लिए कि मैं जाके पेशेंट से पूछूंगी, हर सिस्टम वाइज क्वेश्चन पूछूंगी, हाईली स्ट्रक्चर, हाईली मतलब प्रॉपर तरीके से मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा टाइप का इंटरव्यू है, डायरेक्टली जाके मैंने पूछा, हाईली स्ट्रक्चर, तो वो हमारा डायरेक्टिव में आएगा। और एक नर्स है, इस इंटरव्यू को कंट्रोल करेगी, मतलब नर्स ही पेशेंट से अपने सारे क्वेश्चन पूछेगी। नॉन डायरेक्टिव होता है और रेपो बेस्ड इंटरव्यू। तो नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में क्या होगा कि इसमें पहले नर्स पेशेंट से रेपो बिल्ड करेगी, ठीक है, एंड द नर्स अलाउज द क्लाइंट टू कंट्रोल द इंटरव्यू। इसमें पेशेंट भी नर्स से कुछ पूछ सकता है, नर्स भी पेशेंट से कुछ पूछ सकते हैं, मतलब प्रॉपरली हाईली स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, ठीक है। पहले नर्स पेशेंट के साथ रेपो बिल्ड करेगी, मतलब पहले वैसे बातें करेगी नॉर्मली, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन पुट करेगी, तो वो हमारा नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में आएगा। फिर है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या है, द फिजिकल एग्जामिनेशन इज अ सिस्टमिक डेटा कलेक्शन मेथड टू डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम। तो एग्जामिनेशन हमारा एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें नर्स प्रॉपर सिस्टम वाइज पेशेंट को एग्जामिन करती है, ताकि सिस्टम वाइज उसका वो हेल्थ प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सके, पता लगा सके। टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए द नर्स यूज डिफरेंट टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स नर्स यूज कर सकती है, करती है, जो भी है, जैसे कि इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ठीक है। ये अलग अलग तरीके का टेक्निक्स है जो नर्सेज यूज करती है फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। उसके बाद है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब हमारे पास डेटा भी आ गया, अब डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली एक फॉर्मेट में डालेंगे ताकि वो पढ़ने में इजी हो, ठीक है। तो इसमें है द नर्स यूजेस अ फॉर्मेट दैट ऑर्गेनाइज द असेसमेंट डेटा सिस्टमैटिकली। तो नर्स एक असेसमेंट एक फॉर्मेट यूज करेगी जिसमें वो पेशेंट से जो डेटा उसने कलेक्ट करा उसको सिस्टम वाइज में पुट करेगी उस फॉर्मेट के अंदर। दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री और नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म। इसको हम नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री भी बोलते हैं या फिर नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म बोलते हैं, ये जो हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। फिर है वैलिडेशन ऑफ डेटा। वैलिडेशन ऑफ डेटा मतलब वैलिडिफाई कर रही है, वैलिड देख रही है कि कितना वैलिड है वो डेटा कि नहीं है। इसके लिए द इंफॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग द असेसमेंट, जो इंफॉर्मेशन गैदर करी है नर्स ने असेसमेंट के टाइम पे, इस डबल चेक, इसको डबल चेक करती है नर्स और वेरीफाई टू कंफर्म दैट इट इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट, ठीक है। और फिर उसको एक बार मतलब वेरीफाई करती है देखने के लिए कि जो पेशेंट ने हमको अपने बारे में जो भी असेसमेंट हिस्ट्री बोली है एक्यूरेट है कि नहीं, या फिर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। फिर है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा। डॉक्यूमेंटेशन में ऑफ डेटा में है टू कंप्लीट द असेसमेंट फेज। असेसमेंट फेज को कंप्लीट करने के लिए द नर्स रिकॉर्ड क्लाइंट डेटा, जो नर्स है वो क्लाइंट के डेटा को रिकॉर्ड करेगी। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन इज एसेंशियल। तो एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है कि हमने पेशेंट से क्या डेटा असेसमेंट जो भी चीजें जो हमने पेशेंट से निकाला उसको प्रॉपर तरीके से हम उसी टाइम डॉक्यूमेंट कर दें। एंड शुड इंक्लूड ऑल डेटा कलेक्टेड अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। और इसके अंदर हमारा सारा डेटा आएगा जो भी हम लोगों ने क्लाइंट की हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड कुछ भी डेटा पूछा होगा, तो दैट हैज टू बी कम इन द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। फिर सेकंड वन है हमारा डायग्नोसिस। अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया ये था डेटा कलेक्शन के अंदर कि हमें डेटा कलेक्शन होता क्या है, क्या क्या सोर्सेज है डेटा कलेक्शन का, कैसे ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे, कैसे वैलिडिफिकेशन चेक करेंगे, ठीक है, फिर कैसे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ये सब चीज हमारा डेटा कलेक्शन है। अब आ रहा है हमारा सेकंड वन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस द सेकंड फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो डायग्नोसिस हमारा सेकंड फेज है नर्सिंग प्रोसेस का। इन दिस फेज, इस वाले फेज में नर्सेज यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू इंटरप्रेट असेसमेंट डेटा टू आइडेंटिफाई क्लाइंट प्रॉब्लम्स। तो इसमें हमारा जो नर्स है वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को यूज करेंगे। वो इसलिए यूज करेंगे ताकि जो उन्होंने
अपने पेशेंट के लिए पेशेंट से जो डेटा जो असेसमेंट उन्होंने निकाला है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके हिसाब से प्रायोरिटी वाइज उसका डायग्नोसिस बनाएंगे। और हम लोग नंदा डायग्नोसिस यूज करते हैं। नंदा डायग्नोसिस स्टैंड फॉर नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ठीक है, हम लोग ये वाला डायग्नोसिस यहाँ पर यूज करते हैं। अब definition. The official Nanda definition of a nursing diagnosis is a clinical judgment concerning a human response to health condition, life processes, or vulnerability for that response by an individual, family, group, or community. स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। अब स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस मतलब कि किस किस तरीके के हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है एक्चुअल, हेल्थ प्रमोशन और रिस्क। एक्चुअल में मतलब कि हमारा डेटा कलेक्शन के टाइम पे, नर्सिंग असेसमेंट के टाइम पे बोल सकते हैं वो प्रॉब्लम एक्चुअली पेशेंट को है। ठीक है, actual diagnosis is a child problem that is present at the time of nursing diagnosis. एक्चुअल प्रॉब्लम जो हमारा उस बच्चे को, क्योंकि अभी हम चाइल्ड हेल्थ नर्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे चाइल्ड वर्ड यूज करा है हमने हर जगह। ठीक है, तो चाइल्ड उस बच्चे को एक्चुअली में वो प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो जो हम डायग्नोसिस बनाएंगे वो हम रखेंगे एक्चुअल डायग्नोसिस पे। फिर है हमारा हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस क्या होता है? रिलेट्स टू चाइल्ड प्रिपेयर्डनेस टू इम्प्रूव देयर हेल्थ कंडीशन। हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस मतलब कि उसकी हेल्थ और बेटर हो, हम चाइल्ड को और प्रिपेयर करें ताकि उसका हेल्थ कंडीशन और इम्प्रूव हो। ठीक है, तो ये हमारा हेल्थ प्रमोशन के अंदर आएगा। फिर है अ रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। अ रिस्क मतलब कि अभी पेशेंट को हुआ नहीं है, हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाएंगे वो रिस्क पे बनाएंगे। तो इसमें ये बोल रहा है अ रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस द क्लिनिकल जजमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब एक क्लिनिकल जजमेंट, अभी वो प्रॉब्लम एक्चुअल में पेशेंट को नहीं है, बट द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर indicates that a problem may develop if adequate care is not given। ठीक है, तो अभी पेशेंट को वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रिस्क फैक्टर है, हो सकती है तो पेशेंट को वो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हमने उसको प्रॉपर तरीके से केयर नहीं दी तो ऐसे डायग्नोसिस को, ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम हम रिस्क के अंदर डालेंगे। फिर है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है द प्रॉब्लम एंड इट्स डेफिनेशन, सेकंड वन इज इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब कॉज, एंड थर्ड वन इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइंस द हेल्थ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हमें बताएगा हेल्थ प्रॉब्लम पेशेंट की। इटियोलॉजी, अब इटियोलॉजी हमें बताएगा कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस आइडेंटिफाई कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। तो हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस का हमारा पार्ट है जो हमें हेल्थ प्रॉब्लम पेशेंट की बताएगा। फिर है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें पेशेंट को दिख रहे हैं जिसकी वजह से उसको वो हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, so that should be come in the defining characteristics। अब है हमारा फॉर्मुलेशन डायग्नोसिस statement, the basic three-part nursing diagnosis statements called the PES format and includes the following। तो PES में हमारा, अभी जैसे मैंने प्रीवियस लास्ट में 2 स्लाइड में बताया कि PES मतलब प्रॉब्लम को P, इटियोलॉजी को E एंड S स्टैंड फॉर साइन एंड सिम्टम। तो प्रॉब्लम है हमारा स्टेटमेंट ऑफ, प्रॉब्लम है हमारा स्टेटमेंट ऑफ क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम, कि क्लाइंट क्या अपनी हेल्थ प्रॉब्लम बता रहा है। ई से इटियोलॉजी, कॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम की क्या कॉज है, क्या क्या मतलब क्या पॉजिटिव फैक्टर है उसकी हेल्थ प्रॉब्लम का, किसकी वजह से हो रहा है, एंड साइन एंड सिम्टम्स है कि पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेड बाय द क्लाइंट, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो पेशेंट खुद बता रहा है हमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे कि acute pain related to abdominal surgery as evidenced by the patient discomfort and pain scale। जैसे कि इसमें हमारा ये नर्सिंग नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस है, इसमें पेन हमारा प्रॉब्लम है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, पेन की तरह दिख रहा है। इटियोलॉजी क्यों, कॉज फैक्टर क्यों उसको पेन हो रहा है, क्योंकि उसको सर्जरी हुई है। ठीक है, क्योंकि उसको अभी सर्जरी हुई है एब्डोमेन की, इसीलिए उसको पेन है।
साइन एंड सिम्टम्स, हमें क्या साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं कि पेशेंट को पेन स्केल, जब हमने उसका इवेलुएट करा पेन उसको किस लेवल का है, तो पेन स्केल से हमें पता चलेगा। फिर डिस्कम्फर्ट ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा, पेशेंट बहुत डिस्कम्फर्ट फील करेगा। तो हमारा ये एक प्रॉपर तरीके से PES का मैनेजमेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, कि एक नर्सिंग डायग्नोसिस हमें कैसे लिखना है। फिर एक नर्सिंग डायग्नोसिस है कि altered body temperature related to disease process as evidenced by temperature of patient is 37.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा एक नंगा नर्सिंग डायग्नोसिस है। इसमें हमारा गोल क्या है? गोल ये है कि आफ्टर 1 आवर ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, की 1 घंटे हम पेशेंट को नर्सिंग इंटरवेंशन दे, अपनी केयर प्रोवाइड करें, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या क्या हमको नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या चीज प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी है। इवेल्युएशन ऑफ डेटा में हम कैसे उस डेटा को इवेल्युएट करेंगे, कैसे देखेंगे कि हमने जो पेशेंट के लिए करा वो सही था कि नहीं था, इफेक्टिवनेस चेक करेंगे पेशेंट को। अब हमारा थर्ड वन आएगा प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्लानिंग हमारा एक प्रोसेस है जिसमें डिसीजन मेकिंग आता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग क्लाइंट गोल। तो इससे हमारा एक ये प्रोसेस है जिससे हम पेशेंट का गोल बनाते हैं एंड डिजाइनिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, रिड्यूस और एलिमिनेट द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। ताकि जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है या तो हम उसको प्रिवेंट करें, मतलब हो ही ना, या हो रही है तो उसको थोड़ा कम करें, या बिल्कुल ही ठीक कर दें। तो ये हमारा प्लानिंग में आएगा सबसे। अब प्लानिंग हमारा 3 टाइप का होता है: इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग एंड लास्ट वन इज डिस्चार्ज प्लानिंग। तो इनिशियल प्लानिंग में होगा कि इनिशियली जब पेशेंट हमारे पास आता है, जब इनिशियली असेसमेंट हम उसका करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या क्या प्लानिंग करेंगे, दैट शुड बी कम इन इनिशियल प्लानिंग। देन ऑनगोइंग प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूस प्लानिंग, मतलब जो कंटिन्यूस बेसिस पे हम पेशेंट का प्लानिंग कर रहे हैं, केयर के लिए जो हम उसको प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। Last one is discharge planning. Discharge planning is planning for needs after discharge, मतलब डिस्चार्ज करने के बाद हम जो प्लान पेशेंट को दे रहे हैं कि अब आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। घर जाके आपको बीपी चेक करना है डेली, टेम्परेचर चेक करना है, मतलब जो भी हम उसको उस टाइम पे प्लानिंग हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, दैट शुड बिकम इन डिस्चार्ज प्लानिंग। देन प्लानिंग प्रोसेस इंक्लूड सेटिंग प्रायोरिटी, ठीक है। पेशेंट हमको बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स बता देगा, लेकिन हमको जो उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट लग रही है, हमें लग रहा है कि हाँ इस पे पेशेंट ज्यादा फोकस करना है अभी, तो दैट शुड बी, मतलब उसको हमें हमेशा समझ के रखना है कि हम जो प्लानिंग प्रोसेस करेंगे वो हमारा प्रायोरिटी पे सेट होगा। सेकेंड वन है एस्टैब्लिशिंग क्लाइंट गोल्स, डिजायर्ड आउटकम, ठीक है। पेशेंट के जो गोल्स हैं, जो क्लाइंट के गोल्स हैं, वो स्टैब्लिश करेंगे, और जो डिजायर आउटकम है वो हम उसको इसके अंदर रखेंगे। कि डिजायर आउटकम मतलब कि हम अभी पेशेंट को क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। सेलेक्टिंग नर्सिंग इंटरवेंशन एंड एक्टिविटीज, फिर हम सेलेक्ट करेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान, मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस के हिसाब से हमें क्या क्या चीजें, क्या क्या प्लान, क्या क्या एक्टिविटीज पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। फिर है राइटिंग इंडिविजुअल नर्सिंग इंटरवेंशन और केयर प्लान, फिर हर पेशेंट का हर प्रॉब्लम के हिसाब से हम अलग अलग नर्सिंग इंटरवेंशन लिखेंगे और नर्सिंग केयर प्लान लिखेंगे। Setting priorities में क्या है? Nurse begin planning by deciding which nursing diagnosis require attention first, which second and so on. सेटिंग प्रायोरिटीज में हम देखेंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस हमने जो बनाए हैं, हमने जो आइडेंटिफाई करें हैं, उस हिसाब से हम किसको फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, किसको सेकंड पे रखेंगे एंड किसको थर्ड एंड सो ऑन। नर्सेस फ्रीक्वेंटली यूज मैस्लो हायरार्की मींस व्हेन सेटिंग प्रायोरिटी। तो नर्सेस को मैस्लो जो हायरार्की होती है उसको अपने दिमाग पे अच्छे से रखना चाहिए व्हाइल सेटिंग अप द प्रायोरिटीज ऑफ द पेशेंट। देन एस्टैब्लिशिंग क्लाइंट गोल्स और डिजायर्ड आउटकम्स। अब क्लाइंट का गोल को हम सेट करना और डिजायर आउटकम्स जो भी है उसको सेट करना, वो कैसे होगा? आफ्टर एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज बनाने के बाद द नर्स
सेट गोल्स फॉर ईच नर्सिंग डायग्नोसिस। जो नर्स है वो गोल्स बनाएगी हर नर्सिंग डायग्नोसिस पे। गोल्स में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जो गोल्स है हमारे शॉर्ट टर्म हो सकते हैं थोड़े समय के लिए, या लॉन्ग टर्म पे भी हो सकते हैं। अब है हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन। अब नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, एंड लास्ट वन इज कोलैबोरेटिव intervention. तो हमारा independent nursing intervention मतलब are those activities that nurse are licensed to initiate or basis of knowledge and skills। ठीक है, जो नर्स खुद से कर सकती है, मतलब अपनी नॉलेज और स्किल यूज करके पेशेंट के लिए विदाउट एनी असिस्टेंट जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकती है, दैट शुड बी कम इन द इंटरवेंशन, इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन। एंड सेकंड वन इज द डिपेंडेंट इंटरवेंशन। डिपेंडेंट इंटरवेंशन मतलब जब वो टोटली एक लाइसेंस, एक प्रॉपर एक फिजिशियन पे डिपेंड होगी कुछ एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए, डॉक्टर पे, ठीक है, तो उसको डिपेंडेंट मतलब वो डिपेंड है किसी के ऊपर। कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन। कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन मतलब आज एक्शंस दैट नर्सेस कैरीज आउट इन कोलैबोरेशन विद अदर हेल्थ टीम मेंबर्स। मतलब वो कोलैबोरेटिव फॉर्म में करेगी, मतलब और जो हेल्थ हमारे वर्कर्स होते हैं और जो हेल्थ केयर टीम है उसके साथ मिलके जो इंटरवेंशन करेगी, दैट शुड बी कम इन कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन।